हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी को पता है कि मेरा नाम समता है और क्लास 10th में आपको जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है 2019 का, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है। कल हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चंस जो है काफी सारे कर लिए थे। आपने देखा था कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरीके का आता है। पहले 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस 2 नंबर के, 3 नंबर के भी पूछे जाते हैं। 2 और 3 नंबरों के क्वेश्चंस में पार्ट्स में करके पूछा जाता है, यानी 1 + 1 + 1 ऐसे करके पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस को जो आपको प्रेजेंट करना है, देखिए हमेशा ये समझ के चलेंगे बच्चों कि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और पहली बार हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, अपनी आंसर शीट में अपने आप को और अपने ज्ञान को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करना है। समझ में आई बात। आपने जितनी भी पढ़ाई की है पूरे साल में, जितनी भी मेहनत की है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा तरीका क्या माना जाएगा? कॉपी को आप साफ सुथरे ढंग से लिखेंगे, यानी कि जब हेडिंग लिखनी है तो उसके लिए आप ब्लैक कलर के पेन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। सही जगह पे मार्जिन बनानी है, लाइन बनानी है, तो उसको आप ठीक तरीके से लिखेंगे। राइटिंग आपकी बहुत स्वच्छ होनी चाहिए, यानी कि साफ सुथरी और अच्छी हैंड राइटिंग बनाने की कोशिश करेंगे। सुंदर सुंदर शब्दों में लिखेंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज अगर बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट की जाती है तो वो हमेशा ही देखने वाले को अच्छी लगती है। तो एग्जामिनर के सामने आप नहीं हैं, केवल आपकी वो लिखी हुई आंसर शीट या कॉपी है, उसी से देख करके एग्जामिनर आपको मार्क्स देते हैं। तो कोशिश करेंगे उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपने आप को उस कॉपी के अंदर, और इसलिए आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इसी शुभकामना के साथ हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। बच्चों, कल के सेशन में हम लोगों ने कौन कौन से क्या कंप्लीट कर लिया था। हमने ये वाला क्वेश्चन, स्वपरागण और परपरागण से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमने सॉल्व कर लिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 को 2 भागों में बांटा गया है। ये है पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2, यानी क और ख में बांट दिया गया है। क में स्वपरागण एवं परपरागण से आप क्या समझते हैं। दूसरा पार्ट आपका पूछा गया था, एकलिंगी एवं उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं, और प्रत्येक का उदाहरण देने के लिए भी बोला गया था। ये आपका था कितना, टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसको 1 + 2 में डिवाइड करके 1 + 2 इस तरीके से पूछा गया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें आप सभी देखेंगे कि किस तरीके से मैंने आपको आंसर में लिखवाया है। पहले स्वपरागण और परपरागण से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है, और उसके बाद दूसरे पार्ट में ख भाग में एकलिंगी एवं उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, ये भी आपको लिखना है। तो ये आप देखेंगे इसको, ये प्रश्न संख्या 19 का क भाग है, जिसमें आपको स्वपरागण, जब किसी पुष्प में पराग कोश के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। दूसरा प्रकार, जब किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आप पहले समझ तो चुके ही हैं, लेकिन स्वपरागण और परपरागण का मतलब केवल यही हुआ कि यदि एक ही पुष्प में ये प्रक्रिया हो गई तो स्वपरागण कहलाएगा, और उसके लिए यदि 2 अलग अलग पुष्पों का इस्तेमाल हुआ तो ये परपरागण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ही ख भाग पूछा गया था, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प के बारे में बताइए। तो आप सभी को मैंने कल बता दिया था कि वह पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों नहीं बल्कि केवल एक ही प्रकार का युग्मक पाया जाता है,
वो एक लिंगी पुष्प कहलाता है, जैसे कि मक्का या पपीता। और उभयलिंगी पुष्प यानी कि द्विलिंगी पुष्प वो होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक पाए जाते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे कि मटर या मकोई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था बच्चों प्रश्न संख्या 20, जिसमें न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए बताया गया था। जिसमें क्या बताया गया था? न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए बताया गया था। तो न्यूरॉन का चित्र सुंदर सा आप बनाएंगे, न्यूरॉन का चित्र। अब न्यूरॉन के चित्र में आप सभी को पता है कि न्यूरॉन का चित्र बनाते समय हम ध्यान रखेंगे इसी तरीके से कुछ न्यूरॉन का चित्र होता है। प्रॉपर तरीके से उसको न्यूरॉन के चित्र को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। है ना। इसको इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद बच्चों यहाँ पे अंदर क्या बनाएंगे? एक अब ये आपका पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, यानी कि आपने चित्र पूरा कर लिया। एक ये किसका है? ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है। ये एक, इसको आप कलरफुल भी बना सकते हैं, इसको आप कलरफुल भी बना सकते हैं। और इसमें आपको 3 चीजों को इसमें क्या करना है? 3 चीजों को आपको इसमें लेवलिंग करनी है, 3 चीजों की लेवलिंग भी करनी है। तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल भी करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे केंद्रक, यहाँ पे लिखेंगे तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष का मतलब तंत्रिका का अक्ष। और क्या लिखेंगे? द्रुमिका, द्रुमिका, ठीक है। तो अब आपका ये 2 मार्क्स कंप्लीट हुआ। 1 मार्क्स में आपने क्या करा? लेवलिंग कर दी, और 1 मार्क्स में आपने डायग्राम बना दिया। ये एक टिपिकल न्यूरॉन का चित्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में किस तरीके से किया गया है? तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ चित्र बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। 1.5 मार्क्स का चित्र बनाइए और 1.5 मार्क्स का उसमें लेबलिंग करिए। या वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। चूंकि ऊपर वाले पार्ट में कम टाइम लगना था और मार्क्स तुरंत मिलने थे, इसलिए ऊपर वाले प्रश्न का चुनाव मैंने किया। आप जो आपको उस समय अच्छा आता हो उसका चुनाव आप कर सकते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें का और खा 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो क्वेश्चन है वो 1+2 ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 21। इसमें क्या है? उत्तर लिखना है आप सभी को।
उत्तर का कायिक प्रवर्धन द्वारा कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जा सकने वाले दो पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जा सकने वाले दो पौधे, उन दो पौधों का आपको नाम लिखना है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो पहला कायिक प्रवर्धन से हम किसका उत्पादन कर सकते हैं? आलू का। दूसरा हम कायिक प्रवर्धन से उत्पादन कर सकते हैं बच्चों गन्ने का। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सिक्योर हुआ। ये कितने मार्क्स का हुआ? 1 अंक का क्वेश्चन आपका सिक्योर हुआ। अब इसका पार्ट 2 यानी उत्तर संख्या 21 ख लिखेंगे। उत्तर संख्या 21 ख लिखेंगे। ये 21 का है और हम नेक्स्ट उत्तर संख्या 21 ख लिखेंगे। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर 21 ख। क्या क्वेश्चन था? समजात अंग और समरूप अंगों के बारे में बताना है ना? तो इसको लिखेंगे, पहले डालेंगे हेडिंग। क्या डालेंगे? हेडिंग। समजात अंग। अब उसका आंसर लिखेंगे। प्राणियों में पाए जाने वाले वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना तो समान होती है प्राणियों में पाए जाने वाले वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना तो समान होती है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ एवं घोड़े के 4 लिम्स या अग्रपाद, आगे वाले पैर।
दूसरा सील के स्लीपर और पक्षियों के पंख। उत्पत्ति और संरचना तो समान है, लेकिन कार्य कैसे हैं? डिफरेंट हैं। पक्षियों के पंख, ठीक है, ये आपका समजात अंग की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे समरूप अंगों के बारे में। किसके बारे में हम देखेंगे? समरूप अंगों के बारे में देखेंगे। तो समरूप अंग देखते हैं, उसी उत्तर संख्या 21 खा का पार्ट सेकेंड, वो देखेंगे आप, समरूप अंग। समरूप अंग प्राणियों में पाए जाने वाले प्राणियों में पाए जाने वाले वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न होती है, एवं संरचना भिन्न होती है, परंतु कार्य समान होते हैं, परंतु कार्य समान होते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप अंग कहलाते हैं, परंतु कार्य जो है वो समान होते हैं। आंसर कैसे प्रेजेंट करना है? प्राणियों में पाए जाने वाले वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न होती है, परंतु कार्य जो है वो समान होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये आपके समरूप अंग कहलाते हैं। मतलब दिखने में एक समान है, लेकिन उनका जो समरूप का मतलब उनकी उत्पत्ति और संरचना तो डिफरेंट है, लेकिन उसका काम जो है एक ही है, परंतु कार्य समान होते हैं। ये आपका क्या कहलाते हैं? समरूप अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप अंग कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे, कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी लिखना जरूरी है, तो लिखेंगे जैसे चमगादड़ के पंख, तितलियों के पंख या पक्षियों के पंख, है ना। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर के माइंड में कोई भी आपका कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। क्या नहीं रह जाएगा बच्चों? कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, और उनको इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ, बच्चे को इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज है जो उन्होंने एग्जामिनेशन पेपर में पूछा है। तो इस तरीके से आपके मार्क्स जो है वो अच्छे से सिक्योर हो जाते हैं। अब अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में यही सवाल पूछा गया होता तो उसमें
आवश्यकता तौर पे कहा जाता कि समरूप या समजात अंगों के एक दो चित्र भी बना करके दिखाइए, तो आप उसके डायग्राम भी बना सकते हैं। ये आपका पूछा गया है 3 मार्क्स में। ठीक, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा उसमें उन्होंने क्या पूछा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में उन्होंने कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जा सकने वाले 2 पौधों के केवल नाम पूछे थे। उसमें आपका 1 अंक सिक्योर हुआ। अगला भाग जो था वो 2 नंबर के लिए पूछा गया था, जिसमें उन्होंने समजात अंग क्या होते हैं और समरूप अंग क्या होते हैं उदाहरण सहित बताइए। तो आपने समजात अंग क्या होते हैं उनके बारे में बताया और उसके एग्जाम्पल के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट उन्होंने समरूप अंगों के बारे में पूछा, उसके बारे में भी आपने बताया और एग्जाम्पल भी आपने बता दिया। तो अब इन दोनों मार्क्स को लेके आपका कितना 2 अंक जो है वो सिक्योर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखिए आएगा इसी तरीके से क्वेश्चन, आप लोगों को अच्छे से करना होगा। फिर हम क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं। ये आपका 21 क्वेश्चन नंबर था, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए, जिसमें राइट द नेम ऑफ 2 प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ा हुआ है ना, कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। अलैंगिक प्रजनन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बताया गया है। अब उसमें केवल 2 पौधों के आपको नाम लिखने हैं और कुछ भी उसमें आपको नहीं लिखना है, क्योंकि कितने नंबर में पूछा गया है, 1 नंबर में। तो 1 नंबर में आप केवल 2 पौधों के नाम लिख देंगे, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जा सकने वाले 2 पौधों के नाम। ठीक है, तो आप सबको बहुत सारे पौधों के नाम पता है, केवल 2 के नाम आपको लिखने हैं। आंसर शीट में मैंने आपको आलू और गन्ना लिखवाया है। ठीक है, खा भाग था ये वाला भाग 21 का सेकंड पार्ट, समजात व समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। कितने कितने मार्क्स का था ये था आपका 2 मार्क्स का। यानी कि समजात अंग जब आप लिखेंगे उदाहरण के साथ 1 मार्क्स उसके लिए मिलेंगे, और समरूप अंगों के बारे में आप लिखेंगे उदाहरण के साथ तो 1 मार्क्स आपको उसके लिए भी मिलेगा। एक्सप्लेन द एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स विद एग्जाम्पल, यानी एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में आपको लिखना है और एग्जाम्पल के साथ लिखना है। ठीक है, आगे का हम क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका जीव विज्ञान से संबंधित 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि जीव विज्ञान से संबंधित है ना। वो आप देखेंगे प्रश्न संख्या 27। कौन सा प्रश्न संख्या देखेंगे आप, प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 में आपका कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका 4 नंबरों का। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। और कैसे पूछा गया है, 2 अलग अलग भागों में पूछा गया है, 2+2 के हिसाब से पूछा गया है। अब इसमें क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि पहले पार्ट में 27 का क क्या पूछ रहा है कि पुनरुद्भवन या पुनर्जनन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजेनरेशन एंड बडिंग। तो जब आप पढ़ रहे थे, मैंने आपको जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें आप सबने क्या देखा था कि जनन जो है 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन में आपको ये जो दोनों चीजें पुनरुद्भवन और मुकुलन, ये दोनों चीजें आपने अलैंगिक जनन में पढ़ी थी, है ना। आपको क्या करना है, अलैंगिक जनन में आपने और भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अलग अलग प्रकार से आपने जनन की प्रक्रिया को होते हुए देखा था, जिसमें से केवल 2 प्रक्रियाओं के बारे में आपसे पूछा गया है कि आप उसके बारे में क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको समझना चाहिए बच्चों कि वो आपके शब्दों में जानना चाह रहे हैं कि आप उस प्रक्रिया से क्या समझते हैं, वो किस तरीके से होती है, और उसको प्रेजेंट भी आपको करना है। और इसमें क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी
आप कोशिश करेंगे एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। आप क्या कोशिश करेंगे, आप इसका उदाहरण जरूर लिखेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, आंसर शीट पे चलेंगे और कैसे आंसर को अपने प्रेजेंट करना है इसको आप देखेंगे। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या कहती है कि आपको इसके बारे में पूछा गया है। तो पहले क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। पहले क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे का उत्तर 27 का। ठीक है, उत्तर लिखेंगे 27 का और उसके बाद यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे। हमने हेडिंग डाली पुनरुद्ध भवन। अब देखिए, जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा बच्चों, सेम इसी तरीके के, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर का सॉल्व करवा रही हूं मैं। तो इसमें क्वेश्चन है आपका 27 का भाग का कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजेनरेशन एंड बडिंग, यानी कि पुनरुद्ध भवन, जिसे आप पुनर्जनन के नाम से भी जानते हैं, तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो जब रिप्रोडक्शन चैप्टर हम कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो तरीके के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एक तो होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे प्रकार का होता है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कई अलग अलग तरीके पढ़ाए गए थे, जैसे कि आपको द्विखंडन बहुखंडन पढ़ाया गया था, आपको पुनर्जनन पढ़ाया गया था, आपको मुकुलन भी पढ़ाया गया था। तो सारा नहीं लिखना है, क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स का, यानी कि 2 मार्क्स में आपको क भाग को हल करना है, सॉल्व करना है, और 2 मार्क्स के लिए आपको ख भाग को सॉल्व करना है। तो ख भाग पूछा जा रहा है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। पहले क्या करेंगे, उत्तर नंबर 27 का को अच्छे से आप सॉल्व करेंगे, और जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र सॉल्व करते समय हमेशा क्या ध्यान देंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस में ही बताया गया था कि आवश्यकता अनुसार चित्र बनाना है। आवश्यकता अनुसार चित्र भी आपको बनाना है। तो क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार आप चित्र भी बनाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे डायग्राम भी इससे रिलेटेड बनाना होगा। आपको डायग्राम भी बनाना होगा, उसकी लेवलिंग भी करनी होगी, और क्या करना है, आपको एग्जाम्पल भी देना होगा। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलिए कि 4 नंबर के क्वेश्चन में आपसे हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब है कि कम से कम एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 पेज या जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार 2 पेज भी कंप्लीट आप कर सकते हैं। उसमें डायग्राम भी बनाएंगे और एग्जाम्पल भी मेंशन करेंगे, तो आपका ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरा होगा। और 2 नंबर के प्रश्न में आप आधे आधे पेज में पुनर्जनन और मुकुलन, पहले पुनर्जनन लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और चित्र बनाएंगे। फिर आप मुकुलन के बारे में लिखेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे और डायग्राम भी बनाएंगे, है ना। उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आप सबको पता है कि मार्क्स पहले आप देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन के कितने मार्क्स डेडिकेटेड हैं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आपका है क्वेश्चन, तो आपको हर हाल में लिखना है, चित्र भी बनाना है, और आपको उसमें एग्जाम्पल भी लिखने जरूरी है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज छोड़ते हैं तो बच्चों मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, उसका डायग्राम भी बनाएंगे, डायग्राम की लेवलिंग करना कभी नहीं भूलेंगे, यानी कि जब हम चित्र बनाते हैं तो उसमें नामांकन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत ध्यान से करेंगे। नामांकन करेंगे भी और सही ही करेंगे। नामांकन आप यदि गलत करते हैं तो आपका डायग्राम ही पूरा का पूरा गलत मान लिया जाएगा। समझ में आया। तो 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए पहला पार्ट आप 2 मार्क्स के लिए जो सॉल्व करेंगे, उसमें मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर करके दिखा ही रही हूँ, है ना, जिसमें आपने ये देखा
जैसे प्रश्न संख्या 21 हमने कराया था, उसमें समजात अंगों के बारे में और समरूप अंगों के बारे में लिखना था। तो समजात अंग आपने लिखे और वहां पे हमने क्या किया, एग्जाम्पल भी लिखा। एग्जाम्पल लिखना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमने समरूप अंगों के बारे में लिखा। 3-4 लाइन लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखना आपका जरूरी है। जब आपने एग्जाम्पल लिख लिया तो आपने ये 2 नंबर जो है सिक्योर किए। कितने? 2 मार्क्स सिक्योर किए। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, प्रश्न संख्या 27 पे, तो क्या पूछा गया है, पुनरुद्भवन और मुकुलन, यानी कि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अलैंगिक जनन के 2 विधियों के बारे में आपसे इसमें पूछा जा रहा है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, विधियां बहुत सारी हैं, तो केवल पुनरुद्भवन और मुकुलन के बारे में आपको लिखना है, सारी की सारी विधियों के बारे में नहीं लिखना है। ठीक है, तो पुनरुद्भवन में हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे ही प्रश्न संख्या 27 लिखेंगे, उत्तर 27 क लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे पुनरुद्भवन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पेन का कलर चेंज करेंगे, यानी कि काले रंग से हम हेडिंग यदि लिख रहे हैं तो आंसर शीट में ब्लू कलर की पेन से, ब्लू कलर की बॉल पेन से आप आंसर लिखेंगे। कभी भी आंसर शीट में हरे रंग का या लाल रंग की पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हरा और लाल रंग जो है वो हमेशा ही शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए डेडिकेटेड है। हरे और लाल रंग का इस्तेमाल आप केवल चित्र बनाते समय, यानी कि डायग्राम को ड्रॉ करते समय कर सकते हैं। लिखते समय आप कभी भी हरे या लाल रंग की पेन का यूज नहीं करेंगे। तो आंसर शीट को लिखने के लिए आपको कौन से रंग की इस्तेमाल करनी है पेन? हमेशा नीले रंग का पेन इस्तेमाल करना है। और हेडिंग डालने के लिए हमेशा कौन से कलर का पेन यूज करना है? काले रंग का, काले रंग का ही पेन यूज करना है। यदि लाल और हरा रंग यूज करने के सोच रहे हैं, लाल और हरा, तो आपको लाल और हरा यूज नहीं करना है। लाल और हरा किसके लिए होता है? हमेशा शिक्षकों के लिए होता है, हमेशा टीचर्स के लिए होता है, रेड और ग्रीन कलर का पेन, तो इसको यूज नहीं करना है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने 2019 का, हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश की, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन वाला आपका पार्ट जो है वो रह गया है। उसके जीव विज्ञान में पूछे गए पुनरुद्भवन और मुकुलन के बारे में मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि जो भी आपने इस वाले क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया वो पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्या होता है, पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो जाता है, और पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने से सबसे बड़ी चीज आपको जो मिलती है वो है बच्चों कॉन्फिडेंस। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है कि आप पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और उसके बाद अच्छे मार्क्स भी लेकर के आएंगे। अगले सेशन में इसी पेपर को हम और सॉल्व करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास के बीच में भी पूछ सकते हैं, या आप चैट के माध्यम से पूछते हैं तो अगले सेशन में आपको उस क्वेरी का समाधान अवश्य कर दिया जाएगा। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।